आज उसके हिसाब से आज हम लोग आपके क्लास 10th की गणित की पुस्तिका के विषय सूची यानी पाठ्य सूची पर चर्चा करेंगे। यानी कि आपके इस पुस्तक में क्या क्या पढ़ना है बिहार बोर्ड में, उसी के बारे में आज डिस्कशन होगा। तो आइए शुरू करते हैं। विषय सूची में सबसे पहले जो मैं बता दूं कि यह किस क्लास का है, फिर से एक बार बोल देता हूं कि क्लास 10th का है। और कौन सा बोर्ड है? बिहार बोर्ड, BACB बोर्ड, सरकारी स्कूल जो होता है। इसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या का निरूपण क्या है, वास्तविक संख्या कितने प्रकार में भागों में बांटी गई है, वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है। यूक्लिड विभाजन हम उसको कहते हैं कि जब आप किसी संख्या में किसी छोटे संख्या से भाग देते हैं तो हमारा भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष बराबर ये बनता है ना। तो यही है यूक्लिड, इसी को हम यूक्लिड कहेंगे। यानी कि भाज्य भागफल भाजक और शेष का जो नियम है उसको यूक्लिड ने कैसे बताया है उसके बारे में। इसके बाद अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रमेय का मतलब होता है, यहाँ पर हम परिमेय संख्या के बारे में, यहाँ प्रमेय का मतलब थ्योरम होता है, इसमें परिमेय संख्या के बारे में जो क्लास 9th में पढ़े थे, परिमेय संख्या के प्रकार के बारे में, ठीक है, शांत और अनावर्त, अशांत और अनावर्त वाला है ना, उसको पढ़ेंगे। इसके बाद अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण पढ़ेंगे, यानी अपरिमेय संख्या जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे उसको पढ़ेंगे। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जैसे कि 0.10, 100, 100, 1 पर 4 0 ऐसा होता है। परिमेय संख्या और उनके दशमलव और प्रसारों का पुनर्भ्रमण किया जाता है। सारांश क्या है, तो चैप्टर का पूरा डिटेल इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद घातांक करनी कह के भी इसमें एक चैप्टर आएगा। अपरिमेय संख्या का संख्या निरूपण पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या खाली यही नहीं होता, जैसे √2, √7, √3 यह सब भी जो होगा, यानी 2 का वर्गमूल, √7 का वर्गमूल और 3 का वर्गमूल का जो संख्या निरूपण है, यानी कि इसको नंबर लाइन पर जो हम रिप्रेजेंट करेंगे संख्या रेखा पर, वो भी हमको इसमें पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आता है बहुपद। बहुपद वाले हिस्सा में हमको क्या पढ़ना है, तो बहुपद वाले हिस्सा में हमको पढ़ना है कि बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या होता है, हमने बताया था कि बीजीय व्यंजक में पद के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें बहुत सारे पद होने पर बहुपद कहलाता है। जैसे 7x + 8x² + 9x³ + 5x⁴ ऐसा चलते रहेगा तो बहुत सारा पद हो जाएगा, जिसको बहुपद कहते हैं। बहुपद शून्य के ज्यामितिक अर्थ का मतलब हो गया कि इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, इस तरह का सिचुएशन हमको वहां पर पढ़ना है। इसके बाद बहुपद के शून्यक और गुणकों में संबंध पढ़ना है। शून्यक का मतलब क्या हुआ कि जैसे x² 9x + 28 बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, यानी कि समीकरण नहीं कह सकते हैं, बहुपद दिया हुआ है, कहता इसमें x का वैसा मान बताइए जो इसको 0 कर दे। तो 0 करने का तरीका, -4 हम रख रहे हैं अपने मन से, तो इससे ये 0 हो जाएगा, हुआ ना। तो शून्य का मतलब हुआ किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो उस पूरी बहुपद या समीकरण तो यहाँ नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुपद पढ़ रहे हैं, पूरे समीकरण को शून्य के बराबर कर दे, शून्य कहलाता है। फिर से सुनिएगा, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर का वह मान जो इसको क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे, तो यह मान इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अब शून्य के बीच में संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। संबंध का क्या मतलब है, संबंध में
दोनों का गुणांक के साथ संबंध बताना, यानी कि शून्यक दे देगा और कहेगा द्विघात बहुपद बताइए और उनके बीच का संबंध। तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां बताएंगे। इसके बाद विभाजन के एलोग्राथम विधि है। एलोग्राथम विधि में चतुर्थ घात और त्रिघात पदों का गुणनखंड और शून्यक निकालने की हमको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग क्लास 9th 8th में पढ़े हैं, 8 तक। 2 में आ गया था, 9th में आ गया दो चर। अब दो चर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 2x + 5y + 9 = 0 या 3x 8y + 11 = 0। तो यहाँ देखिएगा एक चीज आप लोग कि यहाँ पर दो चर है, एक x है एक y है, यहाँ पर भी एक x है एक y है। तो यह क्या हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और यही दो समीकरण को जब हम एक साथ लिख देंगे तो वह क्या कहलाएगा, युगपत समीकरण। क्या कहलाएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन अंग्रेजी होता है, हिंदी होता है क्या इसका, युगपत समीकरण। और यही समीकरण का हल सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, ब्रजगुणन विधि से, ठीक है। और समीकरण में हम लोग ग्राफ भी खींचेंगे, यानी कि इसका जो ग्राफ निरूपण होगा, आलेख जिसको हम कहते हैं, उसको भी हम यहाँ पर सीखने खींचेंगे। यानी तमाम तरह का प्रश्न आएगा और उसको इन तीनों विधि से अलग अलग बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जस्ट ax² bx + c = 0। यह एक द्विघात समीकरण का सामान्य समीकरण है, जहां पर a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो x वाला टर्म खत्म हो जाएगा ना। तो द्विघात समीकरण का परिभाषा क्या हुआ, ऐसा समीकरण जिसके घात का महत्तम मान 2 हो वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। अब इसके दो शून्यक होते हैं, ठीक है, जिसको कि हम मूल कहते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब यही अल्फा बीटा में द्विघात समीकरण का जब हल पढ़ेंगे तो वहां पर 3 विधि को पढ़ना है, हल करने की 3 विधि। पहला विधि गुणनखंड होगा, दूसरा विधि पूर्ण वर्ग बनाकर होगा, और तीसरा विधि जो होगा मूलों के आधार पर, मूलों की प्रकृति के आधार पर, जहां पर d निकालेंगे, d0, d बड़ा, d छोटा, यानी विवेचक के आधार पे आप बोल सकते हैं, या विविधकर जो भी बोलते होंगे आप, उसके आधार पर। देन इसके बाद क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें हम क्या करते हैं, भूमिका देखते हैं, कि जैसे लिख देगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। आप कहेगा सर ये तो 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं आप। हाँ, 2 का पहाड़े लिखा रहा है। या ऐसे लिखेगा 2, 4, 8, 16, 32। अब इसमें पैटर्न क्या है, ये 2 पे पावर 1 है, ये 2 पे पावर 2 है, ये 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 5। यह जो लिखा गया है उसका एक परिभाषा है जिसको हम समांतर श्रेणी कह रहे हैं। यानी कि यह पहला पद, इसके बीच का अंतर सर्वांतर, इसके अंतिम पद, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, सभी पदों का योग। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, एपी जिसको हम कहते हैं, n पदों का योग। यही 4 पार्ट इसमें पढ़ के खत्म करना है बच्चों। इसके बाद हम लोग चलेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या है, समरूप आकृतियां। अब देखिए सर्वांग सम आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, यहाँ हम लोग को समरूप पढ़ना है। समरूप का मतलब होता है सम रूप। सम मतलब होता है समान, और रूप मतलब होता है रूपरेखा। अब मान लीजिए इतना बड़ा त्रिभुज है, देखो छोटा वाला त्रिभुज दे दीजिए। यह दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप है, एक जैसा रूप का है। हम ये नहीं कह सकते बराबर है, समरूप है। इसीलिए यह क्या होगा, सर्वांगसम भी होगा और समरूप भी होगा। लेकिन तब सर्वांगसम कब होगा, जब इसका सारा अंग एक दूसरे के बराबर होगा। लेकिन समरूप तो कब होगा कि एक जैसा रूप वाला है, ठीक है। त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता के कसौटियां। अब त्रिभुज की कसौटियां क्या है, यहाँ पर हमको SAS के बारे में पढ़ना है, यानी भू को भू का सूत्र।
उसके बाद हमको पढ़ना है ए कौन कौन कौन, ठीक है। उसके बाद हमको इसमें पढ़ना है एस एस और एस यानी भू भू भू, ठीक है। उसके बाद ये 3 पढ़ने के बाद हम लोग आगे चलेंगे इसी में पाइथागोरस थ्योरम। समरूप त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम को भी पढ़ना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, या किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 वर्गों के योग के बराबर होगा तो उसका एक कोण 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। तो इसका प्रमेय और प्रमेय का प्रतिप्रमेय यानी ऊपर में जिसको उल्टा कहते हैं कन्वर्स, इसको भी हमको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो है वो क्या है? निर्देशांक ज्यामिति मेनली क्या है कि हमारे क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे कि यह एक कार्तीय गुणन है, कार्टेशियन प्लेन है ना, कार्तीय तल है। इसमें यह प्रथम तल है जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर 2 मान प्लस में, यहाँ पर 1 मान प्लस 1 मान माइनस, यहाँ दोनों माइनस, यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस। ये आप क्लास 9th में पढ़े हैं। निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ते हैं बिंदुओं के बीच की दूरी और उनका संक्रिया। अब यही में आगे पढ़ना है दूरी सूत्र, यानी 2 बिंदु के बीच की दूरी, जैसे 2 और 3 दे दिया और यहाँ पर 5 और 7 दे दिया, कहा इसके दूरी को बताइए। तो दूरी सूत्र के अनुसार क्या होगा? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर दीजिए और इन दोनों के बीच का दूरी निकल जाएगा PQ। इसी तरह हमको विभाजन सूत्र पढ़ना है। विभाजन सूत्र का मतलब क्या होता है कि यदि 2 बिंदु दे दिया, 2 बिंदु में दोनों का वैल्यू दे दिया, इसका मान 2 7 और इसका मान -3 और 4। अब कहता क्या है इसमें कि एक तीसरा बिंदु है यहाँ बीच में जिसका मान P है। कहता है M का मान यहाँ 2 है और N का मान 1 है, यानी 2 1 के अनुपात में यह बटा हुआ है। तो P का जो मूल बिंदु XY है, यानी P के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे? तो XY जो हमारा पार्ट है वो P है का कैसे निकलेगा? तो X और Y निकालने का जो सूत्र यहाँ पर होगा वो होगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस 1 my2 बाय प्लस ny1 बाय m प्लस n। तो इस तरह से जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में ही हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने सीखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस तरह से, त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बन जाएगा और उसी में यह पॉइंट सारा दे देता है, समझे ना। ये तीनों का पॉइंट पता रहेगा अलग अलग स्तर से, ये y हो गया, ये x हो गया, उसके आधार पर त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद त्रिकोणमिति, आप लोग का सबसे फेवरेट चैप्टर जो आप लोग बनाते हैं। त्रिकोणमिति क्या है? तो कहता है त्रिकोणमिति किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का अनुपात, यानी कि P/H, B/H, P/B, यानी कर्ण, लंब और आधार। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ठीक है। यह जो है परिस्थिति यहाँ पर दिखा रहा है कि लंब कर्ण, कर्ण आधार और लंब आधार का जो अनुपात है, यानी कि समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं के अनुपात का जो योग है, मतलब जो लिखा हुआ है 2 भुजाओं का जो अनुपात है, उसको हम त्रिकोणमिति निष्पत्तियों से दिखाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं जया। जया यानी कि साइन थीटा होगा तो ये एंगल हो गया तो थीटा, ये P हो गया, ये H हो गया, ये B हो गया। उसके बाद कुछ जया कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद टेन, फिर इसका प्रतिलोम होगा उल्टा उल्टा, कॉसेक थीटा। उसके बाद सेक थीटा और कॉट थीटा, यानी साइन बाय कॉस नहीं कर रहे हैं बाबू लोग, नाम बता रहे हैं कि साइन कॉसेक एक दूसरे का प्रतिलोम है। आप बाय मत समझ लीजिएगा, कॉस और सेक हम मिटा देते रहे तो कंफ्यूजन में आप लोग लगेगा बाय है, बाय कुछ नहीं है, ठीक है।
यह क्या हुआ, साइन, कॉस, कॉस सेक, कॉट, टेन, ये सब जो है त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इनके अनुपात के बारे में, दो अनुपात के बीच का जो कौन है उसका संबंध पढ़ेंगे, और उसमें पढ़ेंगे सर्वसम्मिका। देखिए लास्ट में है ना, क्या है, सर्वसम्मिका। ठीक है, सर्वसम्मिका मतलब होता है आइडेंटिटीज, जिसमें आप पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह का जो मान होगा उस पर हम सवाल बनाएंगे। उसके बाद ऊंचाई एवं दूरी पर मेन है कि एक आदमी प्लेन से जा रहा है और एक आदमी नीचे में खड़ा है, प्लेन वाला आदमी इसको देखता है तो उन दोनों के बीच का एंगल जो है कोण बनता है 45 डिग्री का। और तो यह बताइए कि वह आदमी जो प्लेन से जा रहा है वो जमीन से कितना दूरी पर है। इस टाइप का क्वेश्चन आप इसमें पढ़ने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न ऐसा भी होता है कि एक हवाई पानी का जहाज पानी में समुद्र में तैर रहा है, प्रकाश स्तंभ से जो है उसकी दूरी कितनी होगी, जहाज के ऊपर का झंडा और प्रकाश स्तंभ के बीच का जो कोण है वह 40 डिग्री का है, 45 डिग्री का जो भी है, तो उसका लंबवत दूरी क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग वृत्त में चलेंगे। वृत्त वाला जो पार्ट है वो क्या है, कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से वृत्त का स्पर्श रेखाओं की संख्या, इस तरह का पार्ट है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा का क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये वृत्त हुआ, ये वृत्त है और इसमें एक स्पर्श रेखा खींचना है। देखिए ये वृत्त हुआ और इसका यह एक स्पर्श रेखा हुआ बच्चों। स्पर्श रेखा और वृत्त का संबंध हमको पढ़ना है कि इधर से क्या होगा, इसी में ऐसे दे देगा, ऐसे देगा, ऐसे देगा। तो स्पर्श रेखा यानी चारों तरफ से, और वृत्त का यह क्या हो गया, यह हिस्सा हो गया यहाँ पर इसका केंद्र हुआ ना। तो इसी तरह वृत्त की स्पर्श रेखा के आधार पर जो है हम इसमें पढ़ेंगे एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी बार खींची जा सकती है। वही हम आपको दिखाए कि एक बिंदु से बस एक बार खींच पाएंगे, दूसरा बिंदु हो गया। इसके बाद रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि त्रिभुज कैसे बनाते हैं, चतुर्भुज कैसे बनाते हैं, इनके भागों का अनुपात कैसे निकालते हैं। इसके बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आ गया, अगला पार्ट में चलेंगे। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में यह वृत्त हो गया आपके सामने में है, और इससे संबंधित क्षेत्रफल यानी कि यदि इसकी त्रिज्या दी होगी तो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका व्यास दिया होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। उसके बाद इसका परिमाप क्या होगा यानी कि सी, ये वाला वैल्यू जो लिखा हुआ गोल घुमा हुआ इसका क्या होगा। इसी में एक पार्ट और बताते हैं, ये हो गया हमारा वृत्त, इसमें त्रिज्या को लीजिए और ये त्रिज्या खंड बना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जब कोण दे देगा, कहेगा वृत्तखंड, ये बड़ा वाला वृत्तखंड है, ये छोटा वाला वृत्तखंड है, ठीक है बाहर, तो उसको बताना होगा। देन क्या होगा, यहाँ पर दूसरा पार्ट में ये जो बना वृत्तखंड उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो त्रिज्यखंड बना, ये तो वृत्तखंड बना। तो इस टाइप का प्रश्न इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद वृत्तखंड और जो त्रिज्यखंड है इसके आधार पर कुछ मिसलेनियस पार्ट भी पढ़ेंगे। देखिए मिसलेनियस क्या पढ़ेंगे हम बताते हैं। ये हो गया ये एक वृत्त है, कहेगा कि इसके अंतर्गत एक बनाया गया है वर्ग, क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया ना। और कहेगा कि वृत्त का जो है त्रिज्या मालूम है कितना, 7 सेंटीमीटर, तो जो बचा हुआ हिस्सा है ये है ना, ये अच्छा से मार्कर से बताते हैं। ये जो हिस्सा है जिसको हम रंग रहे हैं ना, ये जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और कहेगा बनाइए। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे अगला में, यहां से तो
डिलीट करेंगे, अगला नेक्स्ट चलते हैं। यहां से हम लोग अब अगला पढ़ेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन क्या है, तो ठोसों का संचयन में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या पढ़ेंगे, घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। घन भी बना देते हैं एक तो, ये घन हो गया, ये घनाभ हो गया तथा इसका आयतन क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तरह तरह का चीज। इसके बाद इसी में हम लोग बेलन भी पढ़ेंगे, देखिए ये हो गया बेलन मेरा। इसके बाद शंकु आएगा, शंकु ऐसा होता है। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें पढ़ेंगे हम लोग गोला, है ना, है दिखा ना, वो बेलन, ये शंकु, ये घन, ये घनाभ, ठीक है। और इसके बाद जो होगा, एक ठोस का एक दूसरे ठोस के आकार में रूपांतरण भी पढ़ेंगे, यानी कि किसी घन को गला करके बेलन बना दिया गया तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, जबकि बेलन का त्रिज्या दे देगा और घन का साइज भुजा दे देगा, इस तरह से बनाना है। फिर शंकु के छन्नक को पढ़ना है। अब छन्नक क्या होता है, देखिए छन्नक कुछ इस तरह का सब्सटेंस होता है, ये हो गया छन्नक। शंकु को यहां से काट देंगे, काटेंगे तो छन्नक बनेगा, ठीक है। इसका आयतन पढ़ना। इसके बाद हमको आगे चलना है सांख्यिकी में, भूमिका, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो यहाँ पर जितना आप 9वां तक पढ़े हैं उसके आगे चले पढ़ लेंगे, वहां तक तो जो बेसिक था ही। यहाँ पर माध्य के बारे में पढ़ना है, माध्यिका के बारे में पढ़ना है, बहुलक के बारे में पढ़ना है, और सांचयी बारंबारता का तोरण ग्राफ यानी तोरण आलेख को खींचना है। इस पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी होगा, उसको भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसके अंतिम चैप्टर आपका प्रायिकता है। प्रायिकता यानी कि संभावना है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक सिक्का है, उसको आप उछाले, एक बार हेड आया, फिर उछाले फिर हेड आ गया, फिर उछाले टेल आ गया, तो यह हम नहीं बता सकते हैं कि सिक्का को कितना बार उछालने पर कितना क्या आएगा, जब तक कर करके नहीं देखेंगे। इसी तरह आप जब लूडो खेलते हैं घर में, तो उसमें जो छक्का रहता है ना डाइस, उसको आप ऐसे ऐसे करते हैं, निकालते हैं, 6 आ जाओ, 6 आता नहीं है, क्योंकि उसको क्या आना है वही जानता है। ये संभावना व्यक्त करते हैं कि 6 आ जाए, लेकिन आ जाता है 5, आ जाता है 1। तो एक वो है। दूसरा, 5 आदमी मिलके ताश खेल रहे हैं, कहा कि लाल बादशाह का निकालिए। तो ताश के गड्डी में 52 पत्ता होता है, 52 पत्ता में 2 ग्रुप होता है, लाल का होता है और काला का होता है। लाल में चिड़िया और पान होता है, ठीक है। इसमें काला ईट, चिड़िया और पान माफ कीजिएगा, काला होता है। इधर जो होता है ईटा और जो आपका लाल पान होता है, 2 ग्रुप है। तो इस तरह से कौन सा पत्ता है, तो बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद कहेगा कि एक थैला है जिसमें बॉल है, सब बॉल एक जैसा है, 5 गो लाल बॉल है, 4 गो हरा बॉल है और 2 गो नीला बॉल है। कहता है नीला बॉल ना निकले, इसकी क्या प्रायिकता, यानी 2 बॉल छोड़ के 9 सब निकल सकता है, तो 9/11। प्रायिकता का मान जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, यानी 1 हो गया पूर्ण और 0 हो गया शून्य के बराबर। यानी कहेगा, समझिएगा ध्यान से, कि एक छक्का को फेंका गया लूडो में, वहां पर 7 आने की प्रायिकता बताइए। लूडो गोटी में 7 आएगा कभी? लूडो वाला जो छक्का होता है उसमें 7 होता ही नहीं है, तो यह क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। यानी हम इसमें कई प्रकार के घटनाओं का जिक्र करेंगे, उसमें कुछ घटनाएं होंगी निर्भर और कुछ घटनाएं होंगी स्वतंत्र। उसी घटना के आधार पर प्रश्न भी पढ़ते हैं और उसका उत्तर भी जानने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से क्लास 10 का जो आपका पाठ्य सूची था वो खत्म हो गया बच्चों। अब हम यहाँ से एक एक करके सारा चैप्टर्स को पढ़ेंगे। धन्यवाद।